इस वीडियो में हम गैसों की द्रव्य विलेयता के बारे में चर्चा करेंगे। गैसों की द्रव्य विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इस वीडियो को पूरा वाच जरूर करना, बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न जरूर बन जाता है। गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होगी? निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय गैस की निश्चित मात्रा गैसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। ठीक है, गैसों की द्रव्य विलेयता की परिभाषा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें अवशोषण गुणांक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अवशोषण गुणांक क्या होता है? किसी गैस का घन सेंटीमीटर में आयतन जो 1 घन सेंटीमीटर जल में घुला हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी, इसको नोट कर सकते हैं। किसी गैस का घन सेंटीमीटर को हम ml के तुल्य मानते हैं। घन सेंटीमीटर में आयतन का मतलब वॉल्यूम, जो 1 घन सेंटीमीटर जल में घुला हो का मतलब डिजॉल्व हो, उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक कहते हैं। उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन क्यूबिक सेंटीमीटर विच डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर वाटर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन क्यूबिक सेंटीमीटर विच डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर वाटर विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। किसी गैस का घन सेंटीमीटर में आयतन जो 1 घन सेंटीमीटर जल में घुला हो, उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जल के 1 ml में कितनी गैस अपनी घन सेंटीमीटर में या ml में घुली है। 1 ml जल में कितनी गैस ml में घुल जाए, वो उसकी अवशोषण गुणांक कहलाएगी। 1 ml जल में कितनी ml में गैस घुल जाए, वो उसकी अमाउंट अवशोषण गुणांक कहलाएगी। किसी गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा, उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा होगी। गैस की द्रव्य विलेयता उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अवशोषण गुणांक का ज़्यादा मान होगा तो उस गैस की द्रव्य विलेयता उतनी ही ज़्यादा होगी। विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता क्रम देखेंगे। विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का 1 घन सेंटीमीटर जल में घुलने पर घटता क्रम निम्नानुसार है। ये जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अमोनिया गैस घुलती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो HCl गैस घुलती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुलती है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस घुलती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो CO2 गैस घुलती है। फिर एसिटिलीन गैस घुलती है, C2H4। उसके बाद देखें O2 गैस और सबसे कम N2 गैस। ये जो विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता क्रम है, ये पिछली साल जो लैब स्टैंड का पेपर हुआ था उसमें आया है। डिफरेंट कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है घटता क्रम। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में RBSE NCERT में भी बहुत पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा घुलनशीलता कौन सी गैस की होती है? अमोनिया गैस की। याद कर लो, अमोनिया गैस जल में सबसे ज़्यादा घुल जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम जलते हुए गंधक जैसी गंध कहते हैं,
बर्न्ड सल्फर कंटेनिंग गैस कौन सी है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे जैसी गंध, सड़े हुए अंडे जैसी गंध इसमें से आती है, वो H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एसिटिलीन गैस C2H2 ये एसिटिलीन गैस है C2H2, और O2 गैस ऑक्सीजन गैस, सबसे कम नाइट्रोजन गैस। तो आप देख रहे हैं कि इन गैसों की ये अवशोषण गुणांक का घटता क्रम है। अगर हम ये देखें कि जल में सबसे ज्यादा विलेयता इनमें से कौन सी गैस की होगी? अमोनिया गैस की होगी, ठीक है, याद करें। और सबसे कम किसकी होगी? नाइट्रोजन गैस की। अब बात करते हैं कि O2, N2 और CO2 ये जो गैसें हैं जल की तुलना में एथिल अल्कोहल में ज्यादा विलेय होती हैं। जल की तुलना में किसमें ज्यादा घुलनशील होती हैं? जल की तुलना में एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल यानी शराब में ज्यादा घुलनशील होती हैं। C2H5OH एथिल अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। एथिल अल्कोहल का मतलब शराब में ज्यादा घुलनशील होती हैं, में विलेयता अधिक होती है, विलेयता अधिक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 गैसों की जल की तुलना में एथिल अल्कोहल शराब में ज्यादा विलेयता होती है, ओके। और ऑक्सीजन गैस की देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस की सबसे ज्यादा विलेयता रक्त में होती है। O2 गैस की विलेयता किस में होती है? रक्त में होती है। O2 गैस की विलेयता रक्त में सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन गैस की विलेयता सबसे ज्यादा किस में होती है? रक्त में। O2 गैस की विलेयता रक्त में सर्वाधिक होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों सर्वाधिक होती है? क्योंकि O2 गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या कारण है? रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है वर्णक, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, उस हीमोग्लोबिन से O2 गैस क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, इसलिए सबसे ज्यादा विलेय होती है। तो अवशोषण गुणांक के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा करते हैं कि गैसों की द्रव्य विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसका फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट वो है गैस की प्रकृति, विलेय गैस की प्रकृति, ठीक है, विलेय गैस की प्रकृति। और दूसरा फैक्टर कौन सा है? द्रव्यलाय की प्रकृति। तीसरा फैक्टर कौन सा है? तापमान। और चौथा फैक्टर है दाब का प्रभाव। 4 कारक हैं, फैक्टर हैं इसको प्रभावित करने वाले। गैस की प्रकृति, द्रव्यलाय की प्रकृति, तीसरा तापमान, चौथा दाब का प्रभाव। एक एक से चर्चा कर लेते हैं। गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, किस तरह से इफेक्ट करती है। जिस गैस की प्रकृति ध्रुवीय होगी, कैसी होगी? ध्रुवीय होगी, वो गैस जल विलायक में ज्यादा घुलनशील होगी। दूसरी बात ये कहेंगे कि किसी गैस को जल विलायक में या द्रव विलायक में घूमने पर वह अभिक्रिया कर जाएगी। क्या कर जाएगी? अभिक्रिया, अथवा आयनित हो जाएगी, तो वह गैस ज्यादा घुलनशील होगी। कोई गैस द्रव विलायक में हम चाहें तो जल ले लें, जैसे जल ले लें, द्रव विलायक, जल में घुलते समय क्या करती है? अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, अथवा
आयनित होती है, या तो रिएक्शन कर जाए या फिर आयनाइज्ड हो जाए, आयनित होती है, उस गैस की विलेयता सर्वाधिक होगी। उस गैस की क्या होगी? विलेयता, सॉल्युबिलिटी सर्वाधिक होगी। ठीक है, सर्वाधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, NH3 गैस है, HCl गैस है, ठीक है, SO2 गैस है। इन गैसों को अगर हम जल विलायक में घोल दें तो ये NH3 गैस और SO2 गैस ये तो अभिक्रिया कर जाती हैं। ठीक है, NH3 गैस जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और SO2 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। और HCl गैस है, ये आयनाइज्ड हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो इसका मतलब है NH3SO2 गैस अभिक्रिया कर रही हैं जल से, और HCl आयनित हो रही हैं, तो इनकी विलेयता सर्वाधिक होगी। इनकी विलेयता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। NH3 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? NH3 गैस जो है वो जल के साथ H2O लिक्विड के साथ अभिक्रिया करके NH4OH बनाती है। क्या बनाती है? NH4OH लिक्विड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा घुलनशील होगी। ऐसी SO2 गैस है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2SO3 बनाती है। H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 का नाम क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कर रही है, तो ज़्यादा घुलनशील होगी। HCl गैस है, ये जल में आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है? ये जल में आयनित हो जाती है, तो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बनाती है। क्या बनाती है? H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो विलेयता है वो सर्वाधिक होगी। ओके, पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। किसी गैस को जल विलायक में, द्रव विलायक में घोलेंगे तो अभिक्रिया कर जाए या आयनित हो जाए, तो उस गैस की विलेयता सर्वाधिक होगी। दूसरा फैक्टर है द्रव विलायक की प्रकृति। दूसरा फैक्टर कौन सा है? द्रव विलायक की प्रकृति। द्रव विलायक अगर ध्रुवीय है, द्रव विलायक कैसा है? ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय द्रव विलायक में ध्रुवीय प्रकृति की विलेय गैस अधिक घुलनशील होगी। ठीक है, ध्रुवीय द्रव विलायक में दूसरा फैक्टर मैंने कौन सा बताया? द्रव विलायक की प्रकृति। द्रव विलायक की प्रकृति, द्रव विलायक की प्रकृति पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ध्रुवीय द्रव विलायक है, ध्रुवीय द्रव विलायक, ध्रुवीय द्रव विलायक में ध्रुवीय प्रकृति की विलेय गैस ज्यादा घुलनशील होगी। ध्रुवीय विलेय गैस ज्यादा घुलेगी। क्या होगी? ये ज्यादा घुलेगी। ठीक है, यानी डिजॉल्व ज्यादा होगी। पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी। उसका मेन रीजन क्या है कि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और उससे वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी एक गैस का प्लस और दूसरे विलायक का माइनस उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण वो घुल जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे अध्रुवीय द्रव विलायक। अध्रुवीय द्रव विलायक में क्या घुलेगा? अध्रुवीय विलेय गैस अधिक घुलेगी। अध्रुवीय विलेय गैस अधिक घुलेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे ध्रुवीय द्रव विलायक जल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस घोल दो। पहले का एग्जाम क्या है? जल में क्या घोल दें? जल कैसा होता है? ध्रुवीय द्रव विलायक है, उसमें HCl गैस ज्यादा घोल दें। HCl कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति की गैस होती है। तो जल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घोलेंगे तो वो ज्यादा घुलेगी। ठीक है, लेकिन यदि हम HCl गैस को हम किसमें घोलें? बेंजीन में घोलें। किसमें? बेंजीन में। तो बेंजीन द्रव विलायक में
ये नहीं घुल पाएगी, क्योंकि बेंजीन द्रव विलायक क्या है, ये अध्रुवीय विलायक है। कैसा है, अध्रुवीय। बेंजीन क्या है, अध्रुवीय द्रव विलायक है। तो बेंजीन अध्रुवीय द्रव विलायक है, इस कारण से बेंजीन अध्रुवीय द्रव विलायक में HCl ध्रुवीय गैस नहीं घुल पाएगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई। HCl ध्रुवीय हो गई, बेंजीन अध्रुवीय हो गया, तो नहीं घुलेंगी ये। ओके, तो स्पष्ट है कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय गैस घुलेगी, अध्रुवीय द्रव विलायक में अध्रुवीय विलेय गैस घुलेगी। समान समान को घुलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलता है। तो दूसरा फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा फैक्टर है तापमान। तापमान किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। तापमान बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी गैस को प्राय जल विलायक में या द्रव विलायक में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है, द्रव विलायक में या जल विलायक में घोला जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लासा तेलीय के नियमानुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान कम करना होगा। क्या करना होगा, तापमान कम करना होगा, तभी उस गैस की जल में विलेयता या द्रव में विलेयता अधिक होगी। ठीक है, तो जो तीसरा फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ताप का प्रभाव गैस पर किस तरह से गैसों की द्रव में विलेयता पर पड़ता है। मैंने बताया कि प्राय किसी गैस को जल विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्राय किसी गैस को जल विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी। कुछ गैस हैं उनको छोड़ करके ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब हम देखेंगे किसी गैसेस को वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन हीलियम गैस को छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़ देंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अब उस गैस को जल में घोल दिया तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, और फिर ताप बढ़ा दिया तुमने तो फिर वो गैस कम घुलेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उस गैस की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, उस गैस की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वो गैस जो द्रव विलायक में घुली हुई है वो गैस स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ने से उस विलयन से बाहर निष्कासित हो जाएगी और उस गैस की विलेयता घट जाएगी। ठीक है, तो लासा तेलीय के नियमानुसार हमें किसी गैस को जल में घुलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विलेयता ज्यादा करने के लिए तापमान कम करना पड़ेगा। ठीक है, लासा तेलीय के नियमानुसार स्थिर दाब पर, कौन से पर, स्थिर दाब, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाने हेतु तापमान कम करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि गैसों की द्रव में विलेयता पर तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको यही बताना है कि प्राय किसी गैस को जल में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लासा तेलीय के नियमानुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाने हेतु तापमान कम करना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस की विलयन में स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गैस की विलयन में स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ने से विलयन की सतह से बाहर निकल जाएगी।
सतह से बाहर निष्कासित हो जाएगी, और बाहर निष्कासित हो जाएगी तो विलेयता घट जाएगी। बाहर निष्कासित होने से विलेयता कम हो जाएगी। ओके, बिल्कुल मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस की विलयन में स्थानांतर गतिविधि बढ़ने से विलयन की सतह से बाहर निष्कासित होने से फिर क्या हो जाएगा, विलेयता कम हो जाएगी, वो गैस उस विलयन में से बाहर निकल जाएगी। ओके, इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस, इनको जल में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। H2 and He को जल में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जल में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, तो फिर हमें इसकी विलेयता बढ़ाने के लिए तापमान बढ़ाना होगा। किसके अनुसार? लाप्लास आतिले के नियमानुसार। ठीक है, तो इनकी विलेयता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विलेयता बढ़ाने हेतु, विलेयता इंक्रीज करने हेतु ताप क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना होगा। इनकी विलेयता बढ़ाने के लिए ताप बढ़ाना होगा। तो तीसरा जो फैक्टर है तापमान, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चौथा फैक्टर, दाब का प्रभाव। कौन सा फैक्टर? दाब का प्रभाव। दाब का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से ये इसको स्पष्ट करता है। दाब जो है कि अगर किसी गैस पर ज़्यादा लगाया जाए, दाब किसी गैस पर ज़्यादा लगाया जाए तो उस गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर किसी गैस को हम द्रव्य विलायक में घोल रहे हैं तो उस गैस पर द्रव्य विलायक में घोलने पर साम्यावस्था में उस गैस पर दाब लगाया जाए। क्या लगाया जाए? अगर दाब लगाया जाए तो दाब बढ़ाने पर उस गैस की विलेयता यानी उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो चौथा जो फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये इसमें हेनरी का नियम पढ़ेंगे आप। कौन सा नियम? हेनरी का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो क्या कहता है? हेनरीज लॉ स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में साम्यावस्था में घुली हुई विलेय गैस की मात्रा या इसको विलेयता कह सकते हैं। मात्रा विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि विलेयता, गैस की विलेयता समानुपाती दाब। गैस की विलेयता किसके समानुपाती होती है? गैस की विलेयता समानुपाती दाब, साम्यावस्था में होना चाहिए। ठीक है, और इस विलेयता को दर्शाते हैं स्मॉल m से, समानुपाती p, तो m बराबर KH/P। यहाँ ये समीकरण 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो KH है वो क्या है? हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है? यहाँ हेनरी स्थिरांक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये हेनरी का नियम है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
और हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस की जो वरीयता है वह लगाए गए दाब के क्या है, समानुपाती है। अगर जितना ज्यादा दाब लगाया जाएगा तो उसकी वरीयता उतनी ही होगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो गैस की वरीयता है वो लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लें। ओके, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर करना।